नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे पहलगाम के एक जघन्य आतंकी हमले की। हालांकि कल मेरा मन था, जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं और शुभकामनाएं दूं सफल अभ्यर्थियों को और कुछ संवाद कर सकूं, खासकर असफल अभ्यर्थियों से। लेकिन इस पहलगाम की घटना के बाद फिर मन एकदम खट्टा सा हो गया और फिर मैं उसी उधेड़-बुन में रहा। और आज उसी पे हम चर्चा करते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। दरअसल कल आतंकी एक वारदात होती है पहलगाम में। वहाँ पे टूरिस्ट पे हमला किया जाता है और तकरीबन 26 लोगों की जघन्य हत्या की जाती है। और बकौल उन प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहा गया कि वहाँ पर पहले उनका धर्म पूछा गया और फिर गोली मारी गई है। तो हम देख सकते हैं कि ये कितना एक कॉम्प्लेक्स मामला लग रहा है। कई इसमें पहलू भी हैं और किसी निष्कर्ष पे पहले पहुँचने से पहले मुझे लगता है कि हमें समग्रता से इन बातों को समझना पड़ेगा। पहलगाम कश्मीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैलानियों के लिए एक जगह मानी जाती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस स्थान का चुनाव करना ही बताता है कि उनको एक मैसेज देना था आतंकियों को और एक अपॉलिटिकल टारगेट को ढूंढा उन्होंने, सॉफ्ट टारगेट को, जिससे वो बताना चाह रहे हैं कि उनकी दहशतगर्दी को जो फैलाने का उनका जो मकसद है वो क्यों है, वो क्यों अमन चैन के दुश्मन है और क्यों उन्होंने इस तरह का टारगेट चुना। तो पहले हम इसके एक राजनीतिक पहलू समझते हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर उन्नति के रास्ते पर बढ़ रहा था। वहाँ पे इस तरह की घटनाएं बंद हो चुकी थीं, सेना का, पुलिस का अच्छा नियंत्रण था और एक लोकतांत्रिक सरकार चुनने के बाद अपना अच्छे से कार्य कर रही थी। और हम देख रहे थे कि एक तरह से ये लोकतंत्र की बहाली का दौर था और उसके बीच ही घटना होती है। तो कहीं ना कहीं एक मकसद था इन दहशतगर्दों का कि उस लोकतांत्रिक सरकार को नाकाम सिद्ध करने का, लोगों के मन में ऐसी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश पैदा करना और फलते फूलते कश्मीर को फिर से एक बार हिंसा के रास्ते पर झुकने का ये प्रयत्न था। वहीं कुछ दिनों पूर्व हम देखते हैं कि पाकिस्तान के सेना के जो प्रमुख हैं उनका कहना था कि भारत और पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकते, दो कौमें कभी एक नहीं हो सकती, हिंदू मुसलमान की उन्होंने तमाम बातें की, दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। सर सैयद अहमद खां की जो बातें थी लगभग उन्हीं का दोहराव दिख रहा था। तो एक राजनीतिक पहलू तो था ही, एक मैसेज देना, अस्थिरता का एक माहौल पैदा करना कश्मीर की वादियों में और टूरिस्ट में एक भय पैदा करना ताकि उनका आवागमन कम हो, और एक मैसेज देने में जो भारत सफल हो रहा था पूरे विश्व को कि देखिए सब कुछ हमने सामान्य कर दिया है, कहीं ना कहीं उसमें भी एक अवरोध पैदा करना इनका इरादा लग रहा था। इसके अलावा हम इसका एक सामाजिक पहलू भी देखते हैं, सामाजिक साइकोलॉजिकल इशू भी है एक, कि आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस तरह के आतंकियों को पैदा करने में सक्षम हो रही हैं, जो देश की शांति और चैन से जिनको दिक्कत है, अमन से, उनको क्या ऐसा उनकी फीडिंग की जा रही है साइकोलॉजिकल, उस पर भी हमें चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों वो धर्म को पूछ के टारगेट कर रहे हैं। दरअसल इसके पहलू जो है वो अपब्रिंगिंग में ही है, एक सामाजिक जिस तरह का जो ताना बाना है। आप देखिए कि अगर एक बच्चे को आप बचपन से ही हिंसा के प्रति सहज कर रहे हैं, वो बचपन में देख रहा है कि जानवरों को कटते हुए, उनका भक्षण करते हुए खा पी रहा है और उसको हिंसा से जितनी उसकी जो एक दूरी थी वो उतनी कम हो रही है और वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से इन चीज़ों को ले रहा है। वहीं एक बच्चा जो कि हम एग्जाम्पल के तौर पे जैन धर्म का लें, जो ट्रेडिशनली एक बच्चा घर में पला बढ़ा और वो चींटी को मारना भी एक पाप समझता हो, वो जब हिंसा को देखता है तो उसकी ये जो दूरी होगी वो ज़्यादा होगी। वो हिंसा को इस नज़रिए से देखेगा, वो उस बच्चे को मुश्किल होगा देखना, उस तरह से नहीं देखेगा जो लगातार बचपन से ही हिंसा को देख रहा होगा। इसके अलावा कोई एक बच्चा देख रहा है कि हम 5 बार 6 बार कह रहा है, सुन रहा है कि मेरी जो धार्मिक आस्था है वो सर्वश्रेष्ठ, मेरे अलावा अन्य धर्मों का कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक मिथ्या है, भ्रम है, और एक ही रास्ता है, वो जो मेरा रास्ता है, जो मेरा पथ है, वही सत्य है, वही सही है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक भावना, एक अहंकार इस तरह का आएगा, एक असर्टिवनेस आएगी कि अपने को ही उसको प्रूव करना है, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना है। तो उसको मुश्किल होगा सामंजस्य बैठाना अन्य धर्मों, अन्य सामाजिक वर्गों के साथ। तो इस तरह का जो इंडॉक्ट्रिनेशन, एक उनके दिमाग में जो एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इस तरह की घटनाओं का। साथ ही साथ आर्थिक कारण भी है। जहाँ टूरिस्टों की संख्या पहले 2014 के आसपास 40-50 लाख हुआ करती थी, वहीं अब ये बढ़ के इस वर्ष 2 करोड़ के पास पहुँच गई है, जिससे कि वहाँ के स्थानीय व्यापारियों को लाभ हुआ, आर्थिक उन्नति हो रही है। और ऐसे शांति और प्रॉस्परस कश्मीर को देखना दहशतगर्द बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक वो जिन गरीबी और बेरोजगारी का हवाला देके जिन लोगों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काते थे, उसमें भी वो अपने को अक्षम पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से उनका जो ये हथकंडा था वो भी भारत सरकार ने तोड़ दिया
वहीं इस बार जो चुनाव एक सॉफ्ट टारगेट किया गया, वो भी ये दिखा रहा है कहीं न कहीं कि अब वो भारतीय सेना से आमने-सामने की लड़ाई में अपने को अक्षम पा रहे हैं। उनकी कमर को तोड़ दिया गया है, फंडिंग को तोड़ दिया गया है, उनके लोकल सिम्पैथाइज़र के साथ भी एक कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। तो ऐसे में उनके लिए एक नई चुनौती थी और इसलिए उन्होंने अपना एक टारगेट भी इस बार बदला है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई पहलू हैं, इनको समग्रता से देखना है। साथ ही साथ हमें एक संदेश भी इसमें देना है हम भारतवासियों को कि हम सब एक हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एकमत होकर इस पे कड़ा रुख लेना है। और स्ट्रैटेजी कुछ भारत की मुझे लगता है ऐसी हो कि पाकिस्तान को उसके ही फ्रंट पे घेरे रहें, वो उन्हीं समस्याओं में तो उलझा रहे कि इस तरह की कायराना और डिस्ट्रक्टिव सोच को वो अमली जामा न बना पाए। एक मुँहतोड़ जवाब, एक करारा जवाब तो बनता है ऐसे हालातों में। इसके साथ-साथ मैं बताता चलूँ कि टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक आतंकी संगठन ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है, जो कि लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी आउटफिट बताया जाता है। हालाँकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको ऑलरेडी बैन कर रखा है इसकी गतिविधियों को देखते हुए। और इसकी ये दलील है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनका आवागमन बहुत बड़ा है और वहाँ की डेमोग्राफी को एक बदलने की साजिश है। बहरहाल ऐसे आतंकी संगठनों का कोई हक नहीं भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देने का। भारत हमारा है, कश्मीर हमारा है और डेमोग्राफी भी हमारी है। कहीं न कहीं ये पाकिस्तान प्रायोजित एक हमला लगता है, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने, एक प्रमुख ने ऐसी बात कही कुछ दिनों पूर्व। और ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का ऐसा घालमेल के साथ इस तरह के हमले किए जा रहे हैं ताकि भारत में अस्थिरता हो सके। और भारत की इस प्रॉस्पेरिटी को देख के, कश्मीर के एक शांतिपूर्ण माहौल को देख के अब इसका असर पीओके में भी हो रहा है और बलूचिस्तान में भी, जहाँ आज़ादी की मांग की जा रही है, ज़्यादा अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं और कहीं न कहीं उनका जो रुझान है वो भारत के प्रति एक झुकाव स्पष्ट दिख रहा है। इन्हीं सब बातों से बौखलाया हुआ पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत करने को मजबूर हुआ। बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार एक मुँहतोड़ जवाब देगी ऐसी कायराना हमलों का, और एक सबक मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। और आगे जो भी अपडेट्स होगी हम आपको देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।